गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी रॉयटर को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो एक राष्ट्रवादी हिंदू हैं और राष्ट्रवादी हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। गुजरात दंगों से जुड़े एक सवाल पर मोदी ने आपत्तिजनक जवाब दे डाला। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेनफुल होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। दंगों पर आलोचना के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि हर आदमी को आलोचना करने का हक है। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कभी भी कुछ बनने का सपना नहीं देखते। धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर मोदी ने कहा कि उनके नजरिए में धर्मनिरपेक्षता का मतलब पहले देश न कि धर्म। नरेंद्र मोदी के द्वारा राइटर्स को दिए इंटरव्यू ने सियासी गलियारे में घमासान मचा दिया है। कांग्रेस ने जहां मोदी से माफी मांगने की मांग कर डाली है, वहीं समाजवादी पार्टी ने मोदी पर सियासत करने का आरोप जड़ दिया है। नरेंद्र मोदी के बयान पर हंगामा मच गया है। कांग्रेस ने मोदी के कुत्ते वाले बयान पर सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि ये विकृत मानसिकता है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन ने मोदी से माफी मांगने के लिए कहा है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। जो तुलना के शब्द उन्होंने प्रयोग करे हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं और हम समझते हैं कि उनको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी ने मोदी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने सब वोट के लिए कर रहे हैं। नहीं, मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है, इंसल्टिंग है और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए, वरना इसके जो असर होंगे बहुत बुरे होंगे। मोदी ने जिस तरह से कार के आगे कुत्ते के आने की मिसाल दी है, तमाम पार्टियां इसकी कड़ी आलोचना कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया है? नरेंद्र मोदी के बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने नरेंद्र मोदी को मानसिक रोगी करार दिया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों को लेकर जो बयान दिया है और खुद को जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी कहा है, जेडीयू ने इसकी सख्त लहजे में आलोचना की है। जेडीयू के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने तो नरेंद्र मोदी को मानसिक रोगी तक करार दे दिया। इंटरव्यू हमको जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप क्या कहिएगा? तो इसलिए हमको तो लगता है कि उनका साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का। मोदी के इस बयान ने जेडीयू को बीजेपी पर हमला करने का बैठे बिठाए एक मौका भी दे दिया है। जेडीयू ने बीजेपी से अलग होने के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में मोदी अपना एजेंडा चलाएंगे। नरेंद्र मोदी के बयान ने सियासी ध्रुवीकरण तेज कर दिया है। सवाल ये कि अगर नरेंद्र मोदी अपने इसी एजेंडे पे आगे चलेंगे तो एनडीए का कुनबा आखिर कैसे बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी को राइटर्स पर दिए गए इंटरव्यू पे जहां एक और बवाल मचा है, वहीं बीजेपी के तरफ से इन पर सफाई दी जा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके बयान को गलत समझा गया। नरेंद्र मोदी के बयान पर मचे हंगामे के बाद बीजेपी मोदी की सफाई में उतर आई है। बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उनके कहने के संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके ऊपर कमेंट करना चाह रहे हैं या डिस्कशन में भाग लेना चाह रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप खुद इंटरव्यू पढ़ लें। दूसरे और की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपके बयान न देना। बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरअसल मोदी का बयान का मतलब ये है कि उन्हें भी इंसानों के मारे जाने का दुख है। ऐसे में गाड़ी के आगे कुत्ते के आने वाले बयान को गलत न समझा जाए। बीजेपी का कहना है कि मोदी के बयान के बहाने कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने में जुटी है। सवाल ये है कि अपने विकास पुरुष के इमेज बनाने में जुटे मोदी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे बयान देने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज संकेत दिए कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति शासन की प्रणाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले न तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है और न ही प्रधानमंत्री का। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। दिग्विजय सिंह ने इन दावों को भी खारिज कर दिया है कि बीजेपी की ओर से पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को पेश किया जाना कांग्रेस के लिए कोई चुनौती है। दिग्विजय सिंह ने इस बात के भी संकेत दिए कि लोकसभा चुनाव के बाद लेफ्ट के साथ रिश्ता जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। दिग्विजय सिंह ने इस बात के भी संकेत दिए कि लोकसभा चुनाव के बाद लेफ्ट के साथ रिश्ता जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। यूपी में समाजवादी पार्टी के राज में बेखौफ हो गए हैं गुंडे। कल प्रतापगढ़ में बदमाशों ने रेप पीड़ित लड़की की काटी जीभ, तो आज इटावा में गैंगरेप के बाद लड़की को जला दिया जिंदा। एक और जहां मुलायम सिंह लोकसभा चुनाव में यूपी से बड़ी जीत हासिल करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बेटे की सरकार में यूपी की जनता गुंडों से खौफजदा है। ये तीनों तस्वीरें यूपी के 3 अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन तीनों तस्वीरों की कहानी एक है। तीनों ही जिलों में महिलाएं गुंडों की शिकार हैं। कल प्रतापगढ़ में रेप की गवाही देने से रोकने के लिए बदमाशों ने लड़की की जीभ काट दी, तो आज इटावा में गैंग रेप के बाद बदमाशों ने लड़की को जिंदा आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, एक दिन पहले ही सहारनपुर में किडनैप करने में नाकाम रहने पर गुंडों ने एक राष्ट्रीय स्तर के एथलीट को कार से रौंद डाला। ताजा मामला है इटावा का। इटावा मुलायम सिंह के भाई और यूपी में पीडब्ल्यू मिनिस्टर शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है। इटावा में दरिंदा बने एक शख्स ने पहले तो लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। वो लड़का और लड़की जो है वो शादी करना चाहते थे और फिर गांव के लोगों ने कहा कि इनकी शादी करा दी जाओ। पंचायत बैठी, पंचायत में लोगों ने कहा कि आप इन दोनों की शादी करा दो। फिर ये हुआ कि लड़के वालों ने पैसे मांगे, दहेज मांगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं दे सकते। फिर उस लड़की ने वहाँ पे जो है वो आग लगा लिया। यूपी में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि जैसे अपराधियों को अखिलेश राज में गुनाह का लाइसेंस मिल गया है। कल विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को सरकार ने चर्चा के लायक नहीं समझा, तो आज कांग्रेस ने सड़क में समानांतर विधानसभा का आयोजन किया। आप देख सकते हैं बकायदा ये आसंदी में अध्यक्ष बैठे हुए हैं। विधानसभा चल रही, कल्पना परुलेकर जो विधायक है वो ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक अपनी पूरी तमाम जो सरकार की खामियां हैं वो गिना रही है। आप देख सकते हैं बहुत क्लियर के सामने सीएम बैठे हुए हैं। सीएम का मुखड़ा बना के एक व्यक्ति को बिठाला गया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं चर्चा नहीं कराऊंगा। एक ये सामने जो रो है वो विपक्ष की है, बिल्कुल जिस तरह विधानसभा में होता है। विशिष्ट दीर्घा बनी हुई है, दर्शक दीर्घा बनी हुई है। तमाम कांग्रेसी विधायक बैठे हुए हैं, विपक्ष भी है और कांग्रेसी विधायक है। एक हैरत की बात यह है, पत्रकारों की भी दीर्घा है, लेकिन हैरत यह है कि इस पूरी विधानसभा में सत्ता पक्ष के लिए कहीं कोई कुर्सी नहीं है। यानी कांग्रेस का एक इस तरह का प्रयोग है कि लोगों का ध्यान इस जरिए खींचा जाए। भले ही विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे वो नहीं उठा पाए, लेकिन सड़क में इन मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कांग्रेस की एक कोशिश है। 2006 में हुए लखन भैया फर्जी इनकाउंटर मामले में आज मुंबई की सेशन कोर्ट ने कुल 21 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें 13 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 21 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों में 13 पुलिस वाले भी हैं। सरकारी पक्ष ने 15 लोगों की मौत की सजा देने की मांग की थी। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2006 की शाम को दोषी पुलिस वालों ने दावा किया था कि उन्होंने अंधेरी के नाना नानी पार्क के पास छोटा राजन के गुंडे लखन भैया को मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन एसआईटी की जाँच में यह एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ। कोर्ट ने भी इस एनकाउंटर की फर्जी होने पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने इनकाउंटर स्पेशल प्रदीप शर्मा को 10,000 के रिलीज बॉन्ड पे जमानत दे दी। वहीं लखन भैया के परिजनों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बारिश और बाढ़ की तबाही से आधा हिंदुस्तान परेशान है। क्या महाराष्ट्र, क्या पंजाब, क्या गुजरात, क्या यूपी, बिहार, हर जगह बारिश और बाढ़ की तबाही ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर बल्कि रेलवे ट्रैक तक पानी पहुंच चुका है। ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार भारी बारिश के चलते 100 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की भी है। बाढ़ और बारिश की वजह से सूबे में अब तक मरने वालों की संख्या 116 तक पहुंच चुकी है। घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा और बाराबंकी जिले के 300 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
पंजाब में भाखड़ा डैम के पानी के स्तर ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त डैम लबालब है, जिसे देखते हुए पंजाब सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड की तबाही से भी शासन और प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। ज्यादातर राज्यों में मुसीबत से निपटने के कारगर इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। मुंबई में लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात ने देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार में ब्रेक लगा दी है। जलभराव की वजह से सड़कें तालाब बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के हिंदमाता इलाके में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। शहर के निचले इलाके मलाड, अंधेरी, वर्सोवा, दादर, कुर्ला, भाईखला के कई इलाकों में पानी भर गया है। इन इलाकों में रेस्टोरेंट, घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में रेल ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी भारी असर पड़ा है। हार्बर लाइन पर पानी चढ़ने के बाद लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया है। बारिश की वजह से पूरे मुंबई की सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। जल जमा होने की वजह से सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। मुसीबत की बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही समुद्र में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। मानसून की पहली बरसात ने ही बीएमसी की पोल खोल दी थी, लेकिन पहली बरसात थमने के बाद भी बीएमसी नहीं जागी, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। केदारनाथ में हुई तबाही का मंजर लोगों के दिलो दिमाग से अभी मिट भी नहीं पाया है कि बद्रीनाथ भी खतरे के जद में आ गया है। बद्रीनाथ के पास बनी एक झील कभी भी तबाही ला सकती है। इसरो ने सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए चित्रों का हवाला देते हुए अलर्ट जारी किया है। सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर के मुहाने पर मलबा आ जाने के कारण बन गई झील के चलते सरकार को किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जिसके बाद बद्रीनाथ धाम के साथ साथ पूरे जनपद चमोली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ चीन की सीमा पर बसे गाँव माणा सहित चमोली और गंगा के तटवर्ती इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। अगर झील के मुहाने पर आया मलबा थोड़ा सा भी सरका तो बद्रीनाथ में जो जल प्रलय आएगा वो केदारनाथ में आए जल प्रलय से भी खतरनाक होगा। अभी ऐसा हम लोग को चेतावनी नहीं मिली है, बट इफ द फोरकास्ट इज सच देन सर्टेनली वी विल टेक प्रीएम्प्टिव एक्शंस। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय पर तापमान लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा हिमालय रीजन में मौजूद 200 ग्लेशियर कभी भी बड़ी तबाही ला सकते हैं। अहमदाबाद के एक शोरूम में ज्वेलरी खरीदने आई 2 महिलाओं ने शोरूम मालिक के 3 लाख रुपयों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दोनों महिलाओं की करतूत। ज्वेलरी शोरूम में अंदर आती दिख रही ये दोनों महिलाएं शोरूम मालिक को लाखों की चपत लगाकर रफू चक्कर हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमीर घराने की दिखने वाली ये दोनों महिलाएं शोरूम में ज्वेलरी दिखा रहे शख्स से नई अंगूठी दिखाने की मांग करती हैं। शोरूम में काम करने वाला शख्स एक के बाद एक कई अंगूठियां महिलाओं के सामने रख देता है। इसी बीच लाल टी शर्ट वाली दूसरी महिला की नजर टेबल पर रखे काले बैग पर पड़ती है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लाल टी शर्ट वाली महिला काले बैग को बार बार छू रही है। एक महिला ज्वेलरी दिखा रहे शख्स को अपनी बातों में लगा लेती है, वहीं उसके बराबर में बैठी लाल टी शर्ट वाली महिला काले बैग को टटोल लेती है और थोड़ी देर बाद ही दोनों महिलाएं काला बैग उठाकर शोरूम से चली जाती हैं। बैग में शोरूम मालिक के 3 लाख रुपए रखे थे, जिसे वो अंदर रखना भूल गया था। 2 लेडीज हमारे यहाँ आई जो कभी हमने देखी भी नहीं थी। उन लोगों को आके बैठी बोला कि हमें अंगूठी चाहिए यूज करने के लिए। 2-4 मिनट बात करके कुछ देर कर वो पैसे के थैले उठा के यहाँ से निकल गए। पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम मालिक के बयानों के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस दोनों लुटेरी महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया है मर्डर का एक बेहद सनसनीखेज मामला। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए 3 युवकों ने 3 महीने तक ली शूटिंग की ट्रेनिंग, उसके बाद दिया मर्डर को अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते मुजफ्फरनगर के बावड़ी गांव के प्रधान के पति देवेंद्र की कोर्ट परिसर के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल मरने वाले देवेंद्र और दोनों आरोपियों के परिवार के बीच पिछले 10-15 साल से रंजिश चल रही थी। इस रंजिश में दोनों ही परिवारों के कई लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। देवेंद्र आज अपने भाई विजेंद्र की 2011 में हत्या के मामले में कोर्ट में पेशी करने आया था। इसी बीच कोर्ट में घात लगाकर बैठे दोनों आरोपियों ने देवेंद्र पर गोलियों की बरसात कर दी और देवेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मर्डर में चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही आरोपी मर्डर करने के लिए शूटिंग रेंज में 3 महीने से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होते ही दोनों ने देवेंद्र की जिंदगी भी खत्म कर दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने मौके पर ही सरेंडर भी कर दिया। कचहरी में जो परेशान कर रहा था मेरे ताऊ के लड़के का जी, अभी इसने 6 दिन पहले बट मारे थे, फिर मैं अपनी बंदूक से लाइसेंस से और जी थप्पड़ मार के रहने नहीं देने का हत्या करते उठाने लगा था। देवेंद्र ने 10-12 दिन पहले ही अपनी जान को खतरा बताते हुए एक सुरक्षा गार्ड लिया था, लेकिन वारदात के वक्त
गार्ड नदारद था, लिहाजा इससे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्वेता तिवारी अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। श्वेता तिवारी दोबारा शादी करने जा रही है और इसी सिलसिले में उनकी मेहंदी की रस्म में जमकर हुआ धमाल। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 की विजेता और छोटे पर्दे की अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने प्रेमी अभिनव कोहली से शादी करने जा रही हैं। शनिवार को होने जा रही है श्वेता की दूसरी शादी और शादी से पहले श्वेता के घर में हुई मेहंदी की रस्म। देखिए कैसे श्वेता का चेहरा खुशियों से खिला हुआ है और होठों पर मुस्कान तैर रही है। मेहंदी की रस्म में खूब हुआ गाना बजाना। मेहंदी वाले इस घर में सारे रंग मौजूद थे। अपनी मां की खुशियों को दोगुना करने में श्वेता की बेटी पलक भी पीछे नहीं रही। ये श्वेता तिवारी की दूसरी शादी है। इससे पहले 18 साल की उम्र में उन्होंने भोजपुरी एक्टर और प्रोड्यूसर राजा चौधरी से शादी की थी।